Hi, this is Amit. वेलकम बैक इन अवर मौर्य यूट्यूब चैनल। माय डियर्स, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और इससे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक की सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो जाकर उस लिंक पर जितने भी वीडियोस हैं वन बाय वन करके आप उन्हें देखें, समझें और फिर आप परफेक्ट की जानकारी अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, वो हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे। तो स्टेप वन आपका जैसे पहचान में स्टेप वन है, इस काल का प्रयोग इस दशा में होता है। मतलब कौन सी दशा में होता है? जब भूतकाल में दो कामों का वर्णन हो, है ना। अगर दो कामों का वर्णन हो, वो भी कहां? भूतकाल में, मतलब पास्ट टेंस में। समझ में आ रहा है ना? भूतकाल मतलब जो पीछे बीत चुका है। अगर वहां पर दो कामों का वर्णन हो रहा है जिनमें एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त हो जाता है। कौन सा? एक जो काम होगा वो दूसरे काम से पहले समाप्त हो जाएगा, किंतु दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। दोनों कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, लेकिन एक काम दूसरे से पहले समाप्त हो जाता है। समझ में आया? तो अब इसी को ही इंग्लिश में समझ लेते हैं, है ना। इसी को ही हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड इन द केस व्हेन टू एक्शन आर डिस्क्राइब्ड इन द पास्ट टेंस। मतलब जिसमें दो कामों का वर्णन पाया जाता है, मतलब पास्ट टेंस में ना। यहाँ पे देखो, डिस्क्राइब इन द पास्ट टेंस में पाया जाता है। और वो भी क्या? एक्शन। और वो भी कौन सा? टू एक्शन। यहाँ पर टू एक्शन होना चाहिए, TWO, टू एक्शन होना चाहिए ना। मतलब दो काम का वर्णन यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? इन विच वन टास्क एंड बिफोर द अदर। और इसमें से एक जो होता है उसके पहले यूज होता है ना। फर्स्ट काम जो समाप्त होगा वो सेकंड से पहले होगा। बट बोथ टास्क इन द पास्ट टेंस। और दोनों ही टास्क यानी दोनों ही जो आपको काम दिए जाएंगे वो पास्ट में ही समाप्त होंगे। समझ में आया? इसी का दूसरा पॉइंट समझते हैं कि इन क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। क्या क्या आता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। अब इसी को इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। तो एट द एंड ऑफ टेंस वर्ब्स, यानी जब वाक्य आपका समाप्त होगा, हिंदी में जब वाक्य आपका समाप्त होगा तो उसके लास्ट में, टेंस के लास्ट में, है ना, वर्ब के लास्ट में द वर्ब्स चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, etc कम। मतलब उसके वर्ब के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर इसकी और जानकारी हम आगे लेते हैं। सो माय डियर, नेक्स्ट पॉइंट है इस साधारण वाक्यों के अनुवाद में, जिसमें इस टेंस का प्रयोग केवल उसी दिशा में होता है जो आप सिंपल सेंटेंस बनाते थे। इसी तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस भी सिंपल तरीके से बनेगा। मतलब जैसे सब्जेक्ट होता है, देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बाद वर्ब होती है। अब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी बता दिया था कि जहां पर भी परफेक्ट टेंस लगा होगा, परफेक्ट लिखा होगा, वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। तो यहां पर भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। वो चाहे फ्यूचर का भी परफेक्ट क्यों ना हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? तो थर्ड फॉर्म होगी। बिल्कुल इसको माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? तो यहां पर आपको तो पता ही है ना कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, है ना, हैड होगी। बिल्कुल सही है। तो और प्रेजेंट में क्या थी? प्रेजेंट में हैज हैव थी, है ना। तो यहां पर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैड होगी। तो ये कहने का मतलब ये उसी दिशा में काम करता है। ठीक है, लेकिन आगे देखिए, जबकि वाक्य में बिफोर मतलब क्या? पहले भी आ सकता है, टिल मतलब तक आ सकता है, ऑलरेडी मतलब पहले ही, ये भी आता है ना, का प्रयोग होता है। उस टेंस में बिफोर, टिल, ऑलरेडी का प्रयोग होता है। समझ में आया आपको? चलिए इसी को इंग्लिश में समझ लेते हैं। इन ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस in which this tense is used only in that case will in the sentence before till already is used। कहने का मतलब यह है, जब भी साधारण वाक्यों का अनुवाद करते हैं तो जिस
जो जैसा टेंस है उसको सिंपल उसी दिशा में करते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी इस टेंस में क्या क्या आता है आपका, बिफोर आ जाता है, टिल आता है एंड ऑलरेडी आता है। आपको समझ में आ गया? और अगर समझ में आ गया हो तो जरूर लाइक करो, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो, बिल्कुल भी 1% भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसका भी सोल्यूशन हम आपको देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो फिर हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में चलते हैं। सो माय डियर, ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, और जिससे संबंधित ये रहा नियम नंबर 1 और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल जो कि हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य, मतलब सिंपल सेंटेंस, है ना। अब ये है क्या, इसको समझते हैं नियम नंबर 1 से। नियम नंबर 1 कहता है कि साधारण वाक्यों के अनुवाद में, जब भी हम साधारण वाक्यों का अनुवाद करते हैं उसमें जिनमें केवल एक ही क्रिया हो, मतलब जिसमें केवल एक ही वर्ब हो, ओनली वन वर्ब हो, है ना, तो उसमें पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया हैड, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम सिंपल तरीके से पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर हैड लिख देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ये सिंपल वे में हुआ जब आपके केवल एक वर्ब हो, लेकिन जब 2 वर्ब होंगी तो उसके लिए नियम नंबर 2 आएगा। ठीक है, वो हम आपको बाद में सिखाएंगे। तो यहाँ पर रूल्स नंबर 2 देखिए, वो रूल्स नंबर 1 आप इंग्लिश में देखिए। तो इंग्लिश में क्या लिखा है, इन द ट्रांसलेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस दैट हैव ओनली वन वर्ब, मतलब जिसमें एक ही वर्ब होती है, ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय, ऐसे सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय फर्स्ट द सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, देन द ऑक्सिलरी वर्ब हैड, तो इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड का यूज करते हैं, एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कम्स, और इसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। क्लियर हुआ? तो चलिए इसी का स्ट्रक्चर देखिए, मतलब बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हेड लिखेंगे, और अगर पहले शब्द का यूज हुआ हो, पहले है कि नहीं, तो पहले शब्द के लिए ऑलरेडी का यूज कर देना, आगे ही लगा देना। कहते हैं अच्छा मैं ऑलरेडी खा चुका हूं, ऐसा बोलते हो ना, तो मतलब क्या है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही तो ऑलरेडी लगाते हो, तो ये आप ऑलरेडी यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे और सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। वह यह अखबार पहले ही पढ़ चुका था, वह यह अखबार पहले ही पढ़ चुका था, तो ये तो क्लियर, ये लड़का है, तो इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, है ना। तो सब्जेक्ट काम करने वाला कौन है, वह, मतलब ही, समझ में आया। तो ही के साथ हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब हैड जस्ट बाद, और इसके बाद पहले ही पढ़ चुका था, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम ऑलरेडी। क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद वर्ब लिखनी है, वर्ब क्या है यहाँ पर, पढ़ चुका, तो पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो रीड, रेड, रेड होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम रेड, और इसके बाद क्या, यह न्यूज़पेपर, तो यह को क्या बोलते हैं, दिस। देखो जब कोई चीज नजदीक हो, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये है, ठीक है, तो यह अगर कहें तो यह न्यूज़पेपर मतलब दिस, नजदीक है, लेकिन अगर वहां पर रख दे तो इसका है वह वाला न्यूज़पेपर, तो मतलब वो वाला का मतलब क्या हुआ, दैट हो जाएगा। दूरी को दिखाने के लिए दैट, और नजदीक को दिखाने के लिए दिस का यूज करते हैं, है ना, लेकिन वह के सेंस में या फिर यह के सेंस में, समझ आएगा ना। तो चलो आगे फिर देखते हैं, दिस न्यूज़पेपर हो जाएगा न्यूज पेपर, और जैसे सेंटेंस समाप्त हो फुल स्टॉप लगा दिया, कंप्लीट हुआ सेंटेंस, है ना, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। फिर मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था, मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था, भाई खिलाड़ी हैं ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई हैड, अब इसके बाद ऑलरेडी लगा दे, है ना, ऑलरेडी। अब देखना वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो यहां पर मैंने फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है, सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है ना, यहां पर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑलरेडी के बाद देखना, देखना को सी बोलते हैं ना, सी मतलब देखना, SEE, और एक सी मतलब समुद्र होता है, SEA, है ना, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, SEE मतलब देखना, लुक मतलब भी देखना होता है, यहाँ सी का यूज कर सकते हैं, कोई इशू तो है नहीं। तो सी, सॉ, सीन, ये सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है ना, तो सॉ तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट का फॉर्म है, पास्ट एंड डेफिनेट का फॉर्म ना, लेकिन आप यहाँ यूज करेंगे सीन, तो यहाँ लिख दीजिए ना भाई साहब, फिर सीन दीजिए ना। तो आई हैड ऑलरेडी सीन, मैं पहले ही देख चुका था क्या, इस खेल को, तो इस खेल को मतलब क्या, दिस प्ले, प्ले मतलब खेल ही तो होता है
है ना। चलो आगे देखते हैं। वह इन किताबों को पहले ही खरीद चुका था, वह इन किताबों को पहले ही खरीद चुका था, तो वह हो जाएगा ही। इसके बाद लिखेंगे आप हैड, और खरीदना ऑलरेडी, सॉरी पहले क्या लिखेंगे, ऑलरेडी, पहले खरीद चुका ना, तो हम लिख देंगे ऑलरेडी। आप खरीदना को बोलते हैं परचेज, तो परचेज की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों ही परचेज्ड होती है, तो यहां पर परचेज्ड लिख दीजिए, हो गया परचेज। अब इसके बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही क्या है, इन किताब को, तो इन किताब को मतलब क्या, इन दिस बुक, क्या लिखेंगे, इन दिस बुक, और जैसे ही सेंटेंस आपका एंड हुआ तो जस्ट बाद आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, है ना कमल की बात। कितना इजी लगा ना सेंटेंस, और इससे ज्यादा इजी तब हो जाएगा जब ऐसे ही एग्जांपल्स आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, तो मैं वेट करता हूं आपका कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। अगर आप गलत भी लिखते हो तो कोई बात नहीं, गलत ही कर करके तो सही सीखा जाता है, डायरेक्टली सही थोड़ी सबको आ जाता है कि नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर जरूर कर लेना, ठीक है ना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।